इस शॉर्ट वीडियो में सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए एक तेज और विजुअल तरीके से डिकोड करते हैं कि किसी भी देश का ढांचागत नक्शा कानूनी तौर पर आखिर कैसे बनता है। देखा जाए तो राष्ट्र का नक्शा कागज पर खींची गई महज कुछ लकीरें नहीं होता, बल्कि यह उसके भौतिक अस्तित्व और अखंडता का पूरा आधार होता है। हमारे संविधान का भाग 1 इसी नक्शे की एक बेहद मजबूत कानूनी नींव रखता है। तो आइए समझते हैं कि भारत की भौगोलिक संरचना कैसे तय होती है। स्क्रीन पर उभरते हुए इन विशाल 3D और बोल्ड लेटर्स को देखिए। नए राज्य कैसे बनते हैं, सीमाओं में बदलाव कैसे होता है और नए राज्यों का जन्म कैसे होता है, इसका पूरा जवाब संविधान के भाग 1 में ही छिपा है। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। समय के साथ इसमें बड़े बदलाव हुए हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ बेहद स्पष्ट कानूनी नियमों के तहत होता है। भाग 1 भारत क्या है। चलिए राष्ट्र की इस मूल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 राष्ट्र की मूल पहचान को स्थापित करता है। किसी भी स्वतंत्र देश को बनाने का ये सबसे पहला और अहम कदम है। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब देश आजाद हुआ था। संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने विशाल और विविध भूभाग को एक कानूनी पहचान कैसे दी जाए। किसी भी ढांचे को बनाने या बदलने से पहले उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है, और हमारा संविधान बिल्कुल यही काम करता है। देश का नाम तय करने के लिए इस्तेमाल की गई ये सटीक शब्दावली वाकई बहुत दिलचस्प है। इसमें स्पष्ट लिखा है इंडिया, जो कि भारत है, ये राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये एकदम तटस्थ और स्पष्ट वाक्य देश की संघीय प्रकृति को गहराई से दर्शाता है। राज्य मिलकर एक अटूट संघ बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से अलग नहीं हो सकता। ये एक अखंड राष्ट्र है जिसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 भारत के राज्य क्षेत्र को 3 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटता है। पहला, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र जिनकी जड़ें आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण में छिपी हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जिन पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है। और तीसरा, सबसे दूरदर्शी बिंदु, वे क्षेत्र जो भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है। बाद के सालों में पुडुचेरी या गोवा जैसे क्षेत्रों का शामिल होना संविधान निर्माताओं की इसी कमाल की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, नए राज्यों का प्रवेश यानी सीमाओं का बाहरी विस्तार। यहाँ अनुच्छेद 2 की भूमिका शुरू होती है। ये संसद को ये शक्ति देता है कि वह संघ में पूरी तरह से नए राज्यों को शामिल करे या उनकी स्थापना करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से बाहरी विस्तार के बारे में है। ये एक संप्रभु राष्ट्र की उस ताकत को दिखाता है जिसके तहत वो किसी ऐसे भूभाग को अपने में मिला सकता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। सिक्किम का इतिहास इसका सबसे बेहतरीन और जीवंत उदाहरण है। एक समय पर सिक्किम एक संरक्षित क्षेत्र हुआ करता था जो सीधे तौर पर भारत का अंग नहीं था, लेकिन साल 1975 में वहां की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा के बाद सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। एक बिल्कुल नए बाहरी क्षेत्र को भारत में लाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना अनुच्छेद 2 की असली ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है। भाग 3 सीमाओं में बदलाव यानी देश का आंतरिक पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 संसद को बहुत ही व्यापक शक्तियां देता है। ये मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने, उनका क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने की इजाजत देता है। इतना ही नहीं, ये राज्यों की सीमाओं को बदलने और उनके नामों में बदलाव करने का अधिकार भी देता है। ये देश की संसद के पास मौजूद एक विशाल शक्ति है जिससे प्रशासनिक या भाषाई जरूरतों के हिसाब से देश के आंतरिक नक्शे को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर ऐतिहासिक उदाहरणों की बात करें तो साल 2000 का समय काफी अहम था। उस वक्त भारत के आंतरिक नक्शे में बड़े बदलाव हुए। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और हालिया इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना का निर्माण। ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत किए गए बड़े आंतरिक भौगोलिक बदलाव थे। अब इन दोनों अनुच्छेदों के बीच का बुनियादी अंतर समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ अनुच्छेद 2 है जो पूरी तरह से बाहरी जुड़ाव के लिए है, यानी कोई ऐसा हिस्सा जो भारत का था ही नहीं उसे संघ में शामिल करना, जैसे सिक्किम। और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 3 जो पूरी तरह से आंतरिक पुनर्गठन के लिए है, यानी जो सीमाएं पहले से भारत की हैं बस उनके अंदर की व्यवस्था को बदलना, जैसे तेलंगाना बनाना। भाग 4 बदलाव की प्रक्रिया। आइए इस कानूनी जादू को समझते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इन विशाल भौगोलिक बदलावों को जमीन पर उतारना कानूनी रूप से कितना मुश्किल है।
क्या इसके लिए कोई बहुत पेचीदा प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? अनुच्छेद 4 उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को साफ करता है जिससे ये परिवर्तन असलियत बनते हैं। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने के लिए किसी विशेष संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर संविधान में बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत की एक बेहद जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन राज्यों के निर्माण के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत और सामान्य कानून ही काफी है। इतने बड़े भौगोलिक बदलाव, लेकिन प्रक्रिया एकदम सरल। इसे ही कानूनी जादू कहते हैं। भाग 5 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को हमेशा याद रखने की एक बेहद आसान ट्रिक। इस पूरे कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने का एक बहुत ही तार्किक और आसान तरीका है। बस इसे क्रम से याद रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 1 जो परिभाषित करता है कि हम क्या हैं, फिर अनुच्छेद 2 जो बाहर से कुछ नया जोड़ता है, उसके बाद अनुच्छेद 3 जो मौजूदा ढांचे को अंदर से बदलता है, और अंत में अनुच्छेद 4 वो सामान्य प्रक्रिया जो इन सभी बदलावों को बिना किसी मुश्किल संशोधन के मुमकिन बनाती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और प्रशासनिक जरूरतें बदल रही हैं, ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में संसद इन 4 अनुच्छेदों का अगला उपयोग कब और कैसे करेगी। भविष्य का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा? क्या जलवायु परिवर्तन, नई आर्थिक जरूरतें या बढ़ता शहरीकरण भविष्य में नई सीमाओं और नए राज्यों को जन्म देंगे? ये विचार अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान का यह हिस्सा आज भी कितना शक्तिशाली और प्रासंगिक है।